जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो कि एनआरआईज हैं, जो विदेशों से हमें देख रहे हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल अब लिटरली आपके सपोर्ट पे ही चल रहा है बिकॉज ऑफ सीवियर डिमोनेटाइजेशंस दैट वी आर फेसिंग। हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के, उन्होंने एक पब्लिक को एड्रेस किया, ओवरसीज पाकिस्तानी को। वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भड़के मारी हैं, बीइंग द टिपिकल पंजाबी ऑफ पाकिस्तान। और छोड़ते छोड़ते फेंकते फेंकते वो, मुझे लगता है कि मार्स, प्लूटो, जुपिटर सब क्रॉस करते करके वो मिल्की वे ही क्रॉस कर गए, इतनी दूर की उन्होंने फेंकी है। और उन्होंने क्या क्या बातें की हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनका जवाब भी देंगे। उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी, इंडियन आर्मी के खिलाफ भी उन्होंने बात की, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बात की। और कहते हैं ना कि जो इनहेरेंट हेट्रेड है हिंदुओं के खिलाफ, वो निकल करके सामने आ गया उनका, और खुद को एक्सपोज करने से रोक नहीं पाए। और एक आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे जनरल आसिम मुनीर की मेंटल स्टेटस के ऊपर, और इसके ऊपर जनरल बाजवा ने क्या कहा था, जो कि इससे पहले आर्मी चीफ थे, और उनके क्या रिजर्वेशंस थे आसिम मुनीर को लेकर के। उसके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, स्टार्टलिंग, रिवीलिंग चीज़ें हम आपके सामने लेके आए हैं। और ये कितना स्कीमिंग इंसान है, और इसने इमरान खान के खिलाफ, इसने इमरान खान को किस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, उसके बारे में भी बताएंगे। और ईरान में इन्होंने जो कांड किया था उसके बारे में भी बताएंगे हम। और ये जो सारी की सारी बातें हैं, ये हम वेरीफाइड आपको बता रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने वहाँ पे, जो पाकिस्तान में जो हमारे सोर्सेज हैं, उनसे हमने कंफर्म करने की कोशिश की। जो कंफर्म हो गई हमारी इन्फॉर्मेशंस, हम वही शेयर करेंगे। जो कंफर्म नहीं हो पाई हैं अभी, हम उनके बारे में अभी भी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करने वाले हैं। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, डिफेंसिव ऑफेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन कभी भी हमने आज तक शेयर नहीं की, और हमारी कोई भी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन आज तक कभी इसीलिए गलत साबित हुई भी नहीं। मसाला चाहे तो हम आपको 2 घंटे 3 घंटे दे सकते हैं, लेकिन मसाला देना हमारा पर्पस नहीं है। आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना हमारा एजेंडा है, क्योंकि अब बहुत सारे पाकिस्तानी भी भाई हमारे देखते हैं और अफगान्स भी देखते हैं चैनल। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। कहानी पहले से शुरू करते हैं। उन्होंने जो बातें की हैं अपने उस स्पीच में, जो बढ़के मारी हैं, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आसिम मुनीर के मेंटल स्टेट के बारे में बात करें, और आसिम मुनीर कितने बड़े स्कीमिये हैं इसकी भी बात करते हैं। जब हमने थोड़ा डिग इन किया तो इन्फॉर्मेशन क्या आई। जनरल बाजवा, जैसा सबको पता है कि उनके जो जानशीन थे, जिनको वो अपना अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, वो जनरल फैज़ हमीद थे। और जब जनरल फैज़ हमीद के ऊपर नवाज शरीफ ने ऑब्जेक्शन कर लिया, तो फिर उनकी दूसरी चॉइस, अब जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जनरल शाहिद शमशाद मिर्ज़ा, उनको बनाया गया। अब वो चाहते थे कि उनको बना दिया जाए, लेकिन वो नहीं बने, तो उनको जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया था जब आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया। वो आसिम मुनीर को क्यों नहीं चाहते थे जनरल बाजवा एज आ आर्मी चीफ, और पर्सनली वो नहीं चाहते थे कि ये बिल्कुल भी बने। और आपने सुना होगा कि आसिम मुनीर को DJI बनने के कुछ महीनों बाद ही हटा दिया गया। और उसमें कहानी, जैसा जब वो हटाया गया तब ये कहानी नहीं बताई गई। ये कहानी जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए थे ना, तब ये कहानी बताई गई और मीडिया में सबको बताई गई। और मीडिया ने फिर, आपने देखा ना, जो ढोलक की तरफ फिर बजने लग गए सारे कि जी इमरान खान की जो बीवी थी वो मलिक रियाज, जो कि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, रियल स्टेट का प्रॉपर्टी टाइकून है पाकिस्तान का, उससे जो है वो डायमंड मांग रही थी, अंगूठी मांग रही, तो कह रही थी कि नहीं, मुझे तो 5 नहीं, मुझे तो 9 कैरेट का चाहिए उसकी। और वो बेसिकली कॉन्वर्सेशन उसकी बीवी के साथ थी भी नहीं, इमरान खान की, बुशरा बीवी के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं थी। मलिक रियाज अपनी बेटी के साथ बात कर रहा था। उसको लीक किया गया, उसको लेकर के दिखाया गया कि जी देखें, ये रीज़न था, इसकी वजह से जो है ये इसको हटा दिया गया था, क्योंकि ये करप्शन सामने ला रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी असली कहानी क्या थी, वो असली कहानी हम आपको आज बताते हैं। कहानी शुरू होती है 28 सितंबर 2018। DGISPR से एक प्रेस रिलीज इशू होती है, और उसमें 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल पे प्रमोशन दी जाती है। और उसका एजेंडा, उसका पर्पस ये था कि अगर सितंबर 2018 में अगर हम इनको लेफ्टिनेंट जनरल पे प्रमोट कर देते हैं, तो इनकी जहां भी अपॉइंटमेंट हो गया था लेफ्टिनेंट जनरल, उस डेट से अगले 4 साल में ये रिटायर हो जाएंगे। तो अगर सितंबर 2018 में इनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो ये सितंबर 2022 तक ये रिटायर हो जाएंगे। तो उसका पर्पस ये था कि अगर सितंबर 2022 तक ये रिटायर हो गए, तो जो नवंबर 2022 में जनरल बाजवा के बाद जो आर्मी चीफ बनना है, उसकी रेस में ये 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स नहीं रहेंगे।
उन लेफ्टिनेंट जनरल्स की लिस्ट में एक नाम आसिम मुनीर का भी था और एजेंडा ये था कि भाई आसिम मुनीर भी तब तक रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट की जो डेट कैलकुलेट होती है वो इसी तरीके से होती है। जिस डेट पे आप ज्वाइन करते हैं एज अ लेफ्टिनेंट जनरल कहीं पे भी, आप चाहे कहीं कोर कमांडर बन के ज्वाइन करें या आर्मी कमांडर बन के ज्वाइन करें या DGMI DGISI जो भी बन के आप ज्वाइन करें, जिस भी कैपेसिटी में आप ज्वाइन करें, उस ज्वाइनिंग के दिन से ठीक एग्जैक्ट 4 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे। तो अगर ये सारे 6 रिटायर हो जाते तो जो लिस्ट बनती नवंबर में प्रोबेबल आर्मी चीफ्स की, उस लिस्ट में ये 6 नहीं होते। तो जनरल बाजवा का ये एजेंडा था कि इस तरीके से इनको आउट किया जाए रेस से, ताकि फैज हमीद का नाम लिस्ट में आ सके। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जनरल आसिम मुनीर गायब हो जाते हैं। सुनते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जनरल आसिम मुनीर गायब हो जाते हैं, अपने फोन स्विच ऑफ, अपने पाकिस्तान में भी नहीं है, विदेश चले जाते हैं, यूके गए थे, बेसिकली लंदन गए थे। और इनकी वाइफ जो जनरल आसिम मुनीर की हैं, FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है 23 सितंबर को ये बाहर चली जाती हैं। 10 अक्टूबर को अपॉइंटमेंट होती है जनरल आसिम मुनीर की एज अ DGISI, और 10 अक्टूबर को ये वापस आती हैं जिस दिन इनकी अपॉइंटमेंट होती है, और फिर गायब हो जाती हैं, फिर वापस विदेश चली जाती हैं, यूके चली जाती हैं, और फिर 29 अक्टूबर को यानी 19 दिन बाद ये वापस आती हैं। और जनरल आसिम मुनीर मिसिंग है, DGISI अपॉइंट होते ही वो मिसिंग हो गए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद जनरल बाजवा इनसे कोशिश करते हैं कांटेक्ट करने का। सोचिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल से, जिसको उसने DGISI अपॉइंट किया है, उससे वो बात करने की कोशिश कर रहा है और वो रीचेबल नहीं है, उसका फोन भी बंद है। जनरल आसिम मुनीर लगभग 1 महीने तक मिसिंग रहे, नॉट रीचेबल रहे। फिर जनरल बाजवा ने उनके रिश्तेदारों के थ्रू जो है इंटिमिडेट किया और वार्निंग दी कि अगर ये अब नहीं आते हैं वापस तो मैं इनको टर्मिनेट करूंगा अब। तो 26 नवंबर को आसिम मुनीर वापस आते हैं, और वापस आने के बाद एज अ DGISI ज्वाइन करते हैं। अब वो 26 नवंबर को क्यों वापस आए? वो बेसिकली क्योंकि अगर 26 नवंबर को ज्वाइन करते हैं तो फिर 26 नवंबर 2022 को रिटायर होते, क्योंकि ज्वाइनिंग से 4 साल लगते हैं। अगर वो सितंबर में या अक्टूबर में ज्वाइन करते, सितंबर और अक्टूबर में रिटायर हो जाते। तो ही वॉज बाइंग टाइम। तो सोचिए कि वो आदमी तब से खेल रहा है अपने दिमाग से कि यार मुझे आर्मी चीफ कैसे बनना है, वो तब से लगा हुआ है, अपना दिमाग लगा रहा है। और फिर 26 नवंबर को आकर के उन्होंने DGISI ज्वाइन किया। ये तो हो गई इस इंसान की डेस्परेशन टू बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। ISPR की प्रेस रिलीज आज भी पड़ी हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, जिसको भी चेक करने का शौक हो, कि इनकी अपॉइंटमेंट कब हुई और इनकी ज्वाइनिंग कब हुई। अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग के बीच में 1 दिन 2 दिन का तो टाइम समझ में आता है, 1 हफ्ते का भी टाइम समझ में आता है कि आपको कुछ फैमिली कंपल्शंस होती हैं, कहीं मूव करना होता है, या आप किसी प्रीवियस कैपेसिटी में हो तो भाई जो चार्ज लेने वाला है वो अवेलेबल ना हो। तो वहां तक तो ये बात समझ में आती है, लेकिन 1.5 महीने तक अपॉइंटमेंट के बाद आप गायब रहें, नॉट रीचेबल रहे, और 1.5 महीने बाद ज्वाइन करें, जाहिर सी बात है ये साफ साफ दिखाता है कि वो ही वॉज बाइंग टाइम। उस समय बाई कर रहे थे कि कैसे भी करके नवंबर वाला टाइम आ जाए, नवंबर एंड आ जाए, ताकि जनरल बाजवा जब जाएं तो उस रेस में सीनियर मोस्ट जनरल की लिस्ट में मेरा भी नाम हो। तो ये तो ऑब्सेशन है इस इंसान की पावर के लिए। कहते हैं ना कि एक प्यास जो होती है, एक भूख होती है सत्ता के ऊपर काबिज होने की, सत्ता के ऊपर बैठने की। तो ये दिमाग तब से चल रहा है। दूसरी बात, जब ये DGISI बन गए, तो DGISI बनने के बाद देखिए इस इंसान ने इमरान खान को, जनरल बाजवा को, सबको कैसे मामू बनाया। इनके बारे में फौज के अंदर हमेशा से ये कहा गया था कि यार ये आदमी ना, मतलब ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी इन द आर्मी, बिकॉज ये आदमी बहुत ज्यादा रेडिकल है। ये मेरे ओपिनियंस नहीं है, ये उन ऑफिसर्स के ओपिनियंस हैं जिनके अंडर में इन्होंने काम किया हुआ है। जब ये ब्रिगेडियर थे, और ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, जब ये ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेड कमांडर थे, तो इनके जो जनरल साहब जो कोर कमांडर थे, उन्होंने लिख करके ये दिया था कि भाई इन्होंने एक वहाँ पे मीटिंग में ये बात कह दी कि भाई जो भी आर्मी के खिलाफ बात करता है उसको गोली मार देनी चाहिए, यानी जो भी फौज के खिलाफ बात करे उसको कत्ल कर दो। तो ये इतना रेडिकल ओपिनियन है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान की फौज को भी ये पता है कि भाई देखिए हम पॉलिटिक्स में इंटरवीन करते हैं, और चूंकि हम पॉलिटिक्स में इंटरवीन करते हैं तो लोग, पॉलिटिशियंस होंगे या जर्नलिस्ट होंगे, वो हमारे खिलाफ बोलेंगे। तो एक लेवल तक तो क्रिटिसिज्म वो खुद भी बर्दाश्त करते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई जितने भी हैं सबको ही मार दो। अगर सबको मारेंगे तो फिर रूल किसके ऊपर करेंगे? कब्रिस्तान के ऊपर। तो आम पब्लिक हो गई, या जर्नलिस्ट हो गए, या बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं,
उनका क्रिटिसिज्म वो बर्दाश्त करते हैं, उनकी अपनी उन्होंने एक रेड लाइन ड्रॉ की है कि भाई ये रेड लाइन क्रॉस मत करना, बाकी आपको क्रिटिसाइज करना आप करिए, उसकी वो छूट देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल ही मुंह खोलने पे कोई बंदूक लेकर के खड़ा रहता है मारने के लिए। वो इसलिए क्योंकि फौज को पता है कि यार हम खुद तो इंटरवीन करते हैं ना, और चाहे ये जर्नलिस्ट हो, चाहे ये एनालिस्ट हो, ये जितने भी पंजाबी हैं, ये सब तो यार हमारे भाई बहन, और हमारी ही फौज में लोग जितने भी आए हुए हैं वो इन्हीं में से आए हुए हैं, तो हम हर किसी को तो नहीं मार सकते। उन साहब ने लिख करके दिया आसिम मुनीर के खिलाफ कि यार ये आदमी जो है ना, ही इज टॉकिंग, ही इज वेरी रेडिकल, ठीक है, ये बहुत कट्टरपंथी सोच, दहशत गर्दाना सोच का हामिल आदमी है। अगर इस तरह से अगर आप सबको मारना शुरू करेंगे, और रिलीजियसली बहुत ज्यादा ओवर मोटिवेटेड है। पाकिस्तान की फौज में भी आप ये चीज जानिए कि उनकी भी फौज में ये एक माइंडसेट है कि बहुत ज्यादा रिलीजियसली अगर मोटिवेटेड आदमी अगर कमांड में आ जाता है तो वो भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, और कोई बहुत ज्यादा रेडिकल जिहादी माइंडसेट का अगर आदमी आ गया फिर उसने तो फिर जिहादी करना है फिर। और आप देख लीजिए इनकी जो अगर लैंग्वेज आप देखें जनरल आसिम मुनीर की, वो क्या कहते हैं टीटीपी वालों को, फितना अल खवारिज। उन्होंने एक रिलीजियस टर्म निकाला। आज तक टीटीपी कोई आज का फिनोमेना नहीं है, 2007 से चल रहा है। पाकिस्तान ने कोई एक बार जंग नहीं लड़ी टीटीपी के खिलाफ, अब कई सारे ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन फितना अल खवारिज का टर्म पहली बार निकाला गया। किसके द्वारा निकाला गया? आसिम मुनीर के द्वारा। उन्होंने इस वॉर को एक रिलीजियस वॉर बना करके प्रेजेंट किया। एक आर्मी और कुछ टेररिस्ट के बीच की जो वॉर है, वो टेररिस्ट के लिए रिलीजियस वॉर हो सकती है, लेकिन आर्मी के लिए वो वॉर स्टेट की बका की वॉर है, सॉवरेनिटी की वॉर है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी की वॉर है। लेकिन आसिम मुनीर ने उसको क्या बनाया? जंग जो है वो फितना अल खवारिज के खिलाफ, यानी कि अब उसको एक रिलीजियस कलर दे दिया। तो सामने वाले भी जो है वो भी कलमा गो है, लड़ने वाले इधर से भी जो है कलमा गो है। वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आसिम मुनीर ने भी अब इस्लाम की लड़ाई छेड़ दी है। तो अब ये लड़ाई पाकिस्तान की तो नहीं रह गई। अगर आप फितना अल खवारिज के खिलाफ लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान की जंग नहीं रही, फिर वो अब वो इस्लाम की जंग हो चुकी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये उस समय से इनके जो सीनियर्स थे वो कहते आ रहे थे। फिर ये जनाब जब DGISI बने तो इमरान खान का दौरा हुआ था ईरान का अप्रैल 2019 में। उस दौरे के दौरान, क्योंकि ये भी गए थे एज अ DGISI, तो इनकी जो मुलाकात हुई जो इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड से हुई या जो इरानियन इंटेलिजेंस के ऑफिसर से हुई, उस मीटिंग के दौरान इन्होंने कुछ बातें आकर के जो हियर से, जो कि गली मोहल्लों में होती है, जो एक एंटी इरानियन एंटी शिया जो प्रोपेगेंडा जो एक पहले सऊदी अरेबिया उसको फंड करता था, फिर बाद में अमेरिका और इजराइल ने उसको फंड करना शुरू किया। तो वो जो एंटी इरानियन प्रोपेगेंडा, प्योरली प्रोपेगेंडा, कोई सबूत नहीं, कोई कहते ना कि कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, बस जो एंटी इरानियन एंटी शिया प्रोपेगेंडा जो गलियों में मोहल्लों में जो मौलवी और कारी और ये सारे जो बयान कर रहे होते हैं, उस तरह का एंटी इरानियन प्रोपेगेंडा इन्होंने उस मीटिंग में जो है बोलते बोलते, चूंकि ये आदमी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बोलते बोलते क्या बोल जाएगा कुछ नहीं पता होता है, बिकॉज ये भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, टू इमोशनल। उस इमोशन में ये बहुत सारी बातें ऐसे बोलते हैं जो आर्मी ऑफिसर शुड नॉट बी स्पीकिंग। तो उसमें ये बढ़ बढ़ करके वो बोल गए। अच्छा, ईरानियन ने इसके ऊपर बहुत सीवियर प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। उन्होंने सीधा लेटर लिखा जनरल बाजवा को। उन्होंने जनरल बाजवा को लिखा लेटर, उन्होंने कहा कि भाई ये आदमी जो है, अगर आपने इसको DGISI बनाया है और ये हमारे मुल्क में आकर के हमारे जो इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं उनके और जो सीनियर हमारा जो स्टाफ है इंटेलिजेंस का, उनके बीच में ये बैठ करके इस तरीके की बातें कर रहा है और हमको एक्यूज कर रहा है कि यार हम टेररिज्म कर रहे हैं और हम हम कोई एक मुस्लिम एम्पायर बनाना चाहते हैं और हम अलग अलग पूरे वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में हम कोई मिलिशिया खड़ा करना चाहते हैं और एक शिया डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं, शिया एम्पायर बनाना चाहते हैं। कहते हैं यार ये किस किस तरीके की बातें हमारे साथ मीटिंग में बैठ के ये हमको एक्यूज कर रहा है। तो अगर आप इसको अगर ISI चीफ रखेंगे तो फिर हमारा आपका रिश्ता जो है वो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो जाएगा। उन्होंने फिर जनरल बाजवा ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया, बिकॉज जनरल बाजवा को ये चीज़ थी कि भाई अब हम ईरान से कोई लड़ाई झगड़ा या ईरान से तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और जनरल बाजवा को ये था कि यार गजब आदमी है यार, ये इसको कैसे हमने बना दिया ISI चीफ। तो जनरल बाजवा फिर गए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास। इमरान खान के पास गए और बोला कि जी ये जो DGISI है इसको हटाइए और आप फैज़ को लगाइए, जो कि उससे पहले DGC यानी नंबर 2 ISI में रह चुका था। कहते यार आप उसको बना दीजिए, इसको आदमी को हटाइए, बिकॉज ये तो हमारा रिश्ता ही ख़राब कर देगा ईरान से, और हम अफगानिस्तान से वैसे ही प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं और कहीं ईरान से और इंडिया के साथ तो खैर है ही ये रिश्ते ख़राब, कहीं ईरान से भी कहीं अगर रिश्ते ख़राब हो गए और इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई तो फिर हम 3 फ्रंट पे वॉर तो नहीं लड़ सकते हम। और जो इरानियन जो शिया जो मिलिशियाज हैं, कहते हैं यार वो मतलब
हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी है शियाओं की, हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे ये वॉर, क्योंकि ईरान को तो लड़ने के लिए यहाँ पे लोग भेजने भी नहीं पड़ेंगे कि उनके लोग तो ऑलरेडी हमारी 20% आबादी जो है वो शिया है, तो वो 20% आबादी तो एक आवाज़ पे जो है खुमैनी की लब्बैक कह करके जो है नारा हैदरी लगा करके लड़ जाएगी। वो बाजवा ने जा करके सारी बात इमरान खान को बताई, तो इमरान खान ने कहा ठीक है यार, हटाना है हटा दो भाई, मुझे क्या है। और आपको देखिए सबको पता है, लोग कहते हैं ना ये इमरान खान ने हटा दिया बिकॉज उसकी बीवी जो है वो डायमंड ले रही थी मलिक रियाज का, और ये उसने जा करके उसको बता दिया था, उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना दी कि देखिए आपकी वाइफ ये कर रही है। ये सारी कहानियां हैं। जब इनको मालूम चला, आपको पता है पाकिस्तान में मतलब प्राइम मिनिस्टर की औकात नहीं है कि वो किसी को आईएसआई चीफ लगाए या किसी को आईएसआई चीफ के पद से हटाए। सबको पता है ना, ये तो बेसिक नॉलेज है। इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो, किसी की औकात ये नहीं है कि वो डीजीएमआई और डीजीआईएसआई अपॉइंट करे। वो आर्मी चीफ ही करता है, हटाना लगाना सब उसका डिसीजन होता है, वो सिर्फ साइन करता है प्राइम मिनिस्टर। फिर जब इनको मालूम चला आसिम मुनीर को कि जी हटाने वाले हैं मुझे, तो जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए वो ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाली, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी जिसमें कि वो बातचीत चल रही थी मलिक रियाज की उसकी बेटी से, वो लेकर के ये पहुंचे इमरान खान के पास उसको ब्लैकमेल करने के लिए कि सर देख लीजिए, अगर आप, ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास और अगर मैं हटूंगा तो फिर ये रिकॉर्डिंग पब्लिक भी हो सकती है। इन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए कुछ चीज़ें दिखाई उनको कि देखो यहाँ पे भी पैसे पकड़े हैं, देखो यहाँ पे ये डायमंड की रिकॉर्डिंग है, देखो ये सारा ट्रांजैक्शंस है। इमरान खान ने, अच्छा इमरान खान को पता लगा जनरल बाजवा उसके सपोर्ट में खड़ा है, तो ये उसका जो लेफ्टिनेंट जनरल है ये क्या मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और उसको पता था कि जो अगला डीजीआईएसआई लगने वाला है फैज़ हमीद, वो उसका ही आदमी है, तो उसको पता था कि ये तो सारी रिकॉर्डिंग इसके हाथ के निकलने के बाद उसी के हाथ में जानी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इमरान खान ने उसी को सीरियसली नहीं लिया। बट ये आपको शो कर रहा है कि ये आदमी कितना डेस्परेट था उस समय भी पावर में रहने के लिए, और फिर एम कर रहा था आर्मी चीफ बनने के लिए। और इन्होंने कई बार कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने, और आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने कहा जनरल बाजवा को कि जी आप मार्शल लॉ लगा दें सर आप मार्शल लॉ लगा दें। तो ये जनरल बाजवा को और इन लोगों को, जो सीनियर जो जनरल्स थे, उनके दिमाग में ये था यार ही इज नॉट फिट टू बी आर्मी चीफ, ही वॉज नॉट इवन फिट टू बी आईएसआई चीफ, ही इज नॉट फिट टू लीड एनी फोर्स एज अ इंस्टीट्यूशन, ही कैन नॉट लीड। क्योंकि इनकी सोच तो इतनी रेडिकल है कि यार मार्शल लॉ लगा दो, जो भी फौज के खिलाफ बोल रहा है उसको गोली मार दो। कह रहे इस तरह का आदमी जो है ना पाकिस्तान जैसे मुल्क में, ही कैन नॉट सक्सीड एज अ आर्मी चीफ। अब बात ये आई है कि ये तो हमने आपको बता दिया कि इनका मेंटल स्टेट और इनका जो, अच्छा उसके हम आपको अब वीडियोस भी दिखाएंगे कि भाई जो वीडियो में इन्होंने जो बातें कल परसों जो इन्होंने कन्वेंशन में की हैं, वो कन्वेंशन में क्या क्या बातें की हैं। ऐसा बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं कि इस्लामी रियासत, कुरान भी कोट करेंगे और हदीसें भी कोट करेंगे, दुनिया भर की बातें कोट करते हैं। खुद का भाई दारू पी करके लोगों की जान लेता फिर रहा है सड़क पे, उससे शराब नहीं छुड़ा पा रहे हैं आप। उसने एक 18-19 साल के बच्चे की जान ले ली, उसको रौन दिया अपनी गाड़ी से शराब के नशे में। तो क्या शरीयत का कानून ये कहता है कि अगर कोई शराब के नशे में मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की जान ले ले तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हाफिज होना एक चीज़ है, किसी किताब को रट लेना एक चीज़ है, और किसी बात पे, किसी फिलॉसफी पे, किसी रिलीजन पे अमल करना एक चीज़ है, बातें करना एक चीज़ है। जितने बड़े ये हाफिज हैं और जितना ये कुरान को फॉलो करते हैं विद रिगार्ड्स टू हिज ओन ब्रदर, उतनी सीरियसली आप ये बातें लीजिएगा जो अब ये बोलने वाले हैं। हम आपको जो वीडियोस दिखाने वाले हैं इनकी जो क्लिप्स, और इन्होंने जो जो बातें वहाँ पे की हैं उसके बारे में, ये तो हमने आपको दे दिया कि इनका बैकग्राउंड, इनकी मक्कारी का पास्ट क्या है। अब आते हैं प्रेजेंट पे जो इन्होंने बातें की हैं। इन्होंने बातचीत शुरू की कि जी भाई जितने भी ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम तो जी इनसे बहुत प्यार करते हैं। इनका एक एक झूठ इनका आज हम बेनकाब करेंगे, एक्सपोज करेंगे। Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. जी ओवरसीज पाकिस्तानी तो जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, जितना प्यार आप हमसे करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम आपसे करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तब तक करते हैं जब तक आप इमरान खान को सपोर्ट ना करें। आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे तो आपको पाकिस्तान आने भी नहीं देंगे, आपके रिश्तेदारों को यहाँ पे अरेस्ट भी करेंगे पाकिस्तान में। अगर आप इमरान खान को वहाँ पे फंड करेंगे तो आपके रिश्तेदारों को हम यहाँ पे जेलों में डालेंगे, हम इनको यहाँ पे टॉर्चर करेंगे, हम आपकी प्रॉपर्टियाँ यहाँ पे सीज करेंगे। ये है इनकी मोहब्बत, ये इनका प्यार। तो मतलब बात की शुरुआत ही झूठ से। जितने भी इमरान खान के सपोर्टर हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, उनमें से 90% सिर्फ इसलिए सोशल मीडिया पे अपने खुद के प्रोफाइल से कोई बात नहीं लिखते क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि हमने जिस दिन लिखी
हमने जिस दिन आसिम मुनीर को क्रिटिसाइज किया उस दिन हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में उठा लिए जाएंगे। अब मैं एक उदाहरण देता हूं जो हमने पिछले वीडियो में दिया था। अहमद नूरानी ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बारे में 2-4 स्टोरियां की, नतीजा दोनों भाई उठा लिए। पिछले वीडियो में हमने आपको उसकी मदर का वीडियो भी दिखाया था, उसकी माँ किस तरह से जो है कचहरी से रोते हुए निकल रही है, उसके बच्चे दोनों बेटे जो है वो 20-25 दिन से कहाँ पे है उस माँ को मालूम ही नहीं है, वो कचहरी भाग रही है। अदालतें भी लाचार हैं, पुलिस भी लाचार है, सबको पता है किसने उठाया है, सबको पता है ऐसा ही नहीं उठाया है, लेकिन ना अदालतों की हैसियत हो रही है कुछ मुंह खोलने की, और पुलिस वाले तो खैर कुछ बेचते नहीं पाकिस्तान में। तो ये इनका लव है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। हमारे बिलवड जो ओवरसीज हैं, बिकॉज आप एक डिफरेंट तहजीब में रहते हैं, डोंट यू एवर फॉरगेट दैट यू बिलोंग टू अ सुपीरियर आइडियोलॉजी, अ सुपीरियर कल्चर। जो इकबाल ने भी कहा था ना, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। फिर उन्होंने बात की कि जी आप सुपीरियर आइडियोलॉजी से आते हैं, हमारी आपकी आइडियोलॉजी सुपीरियर आइडियोलॉजी है, हमारा कल्चर सुपीरियर है। आप वेस्ट में जहां भी रहते हैं वहां पे आप इस चीज को अपने दिमाग में रखें कि जी आप जो जिस कल्चर और जिस आइडियोलॉजी से आए वो सुपीरियर कल्चर और आइडियोलॉजी है। क्या सुपीरियर कल्चर और आइडियोलॉजी है आपकी? जो इंसान अमेरिका से या यूके से आ रहा है उससे क्या सुपीरियर आइडियोलॉजी या कल्चर है आपका? डेमोक्रेसी का कल्चर बहुत रिच है आपका, उनसे अच्छा फिल्म एंड म्यूजिक एंड डांस का कल्चर है आपका, वो ज़्यादा अच्छा कल्चर है आपका उनसे। खाने का कल्चर आपका बहुत अच्छा है उनसे, कपड़े पहनने का कल्चर आपका बहुत अच्छा है उनसे। क्या आइडियोलॉजी और क्या कल्चर है? आइडियोलॉजी क्या है आपकी? जिहाद फी सबीलिल्लाह आपकी आइडियोलॉजी है। ये तो आपका नारा है ना पाक फौज का, ये एक सुपीरियर आइडियोलॉजी का नारा है। ये 21st सेंचुरी में जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाले, उसको अपना मोटो बताने वाले वेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं खुद को कि जी हमारा कल्चर उनसे बेटर है। जो अपने बच्चों को 2 वक्त का दूध नहीं दे पा रहे, जिनके मुल्क में लोग आटों की लाइनों में मर रहे हैं, जिनके यहाँ सैलाब आ जाता है तो पूरे मुल्क की इकोनॉमी डूब जाती है, किराए पे भाड़े पे आपका मुल्क चल रहा है, $300 मिलियन $400 मिलियन की किस्त आती है एवरी क्वार्टर, तो आपका मुल्क चलता है। फॉरेन रिजर्व आपके जीरो हैं। जो फॉरेन रिजर्व आपके यहाँ पड़े हुए हैं 2-4 बिलियन, वो आपके अपने नहीं है, वो यूएई ने, चाइना ने और सऊदीज ने आपके यहाँ पे रखे हुए हैं, पैसे उनके हैं एक्चुअली। वो क्या आइडियोलॉजी और क्या कल्चर, क्या सुपीरियर है आपका उनसे? कुत्ते का गोश्त मटन और चिकन बना करके बेचने का कल्चर, गंदा दूध, यूरिया और फिनाइल और डाई से बना हुआ दूध, ये सुपीरियर कल्चर है। जंगली सूअरों को मार करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामाबाद की मरगला हिल्स में जो जंगली सूअर है उनको मार करके उनके मीट को चिकन और मटन बना करके बेचने वाले, ये सुपीरियर कल्चर है आपका। दफन की गई हुई औरतों को कब्र में से निकाल करके मरी हुई औरतों का रेप करना, यह सुपीरियर कल्चर है आपका। बलोचों को ले जा करके उनकी औरतों के साथ बलात्कार करना और बलोचों को ले जा करके 10-10, 20-20 हजार फीट की ऊंचाई से जिंदा फेंकना, यह सुपीरियर कल्चर है आपका। मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़, अली वजीर, इनके घर के लोगों को गोलियां मारना, अली वजीर का तो पूरा परिवार खत्म कर दिया। एक पॉलिटिकल वर्कर के घर के हर एक इंसान को गोलियां मार देना, यह सुपीरियर कल्चर है। महरंग बलोच और समी बलोच, इनके जैसे लोगों को जेलों में डालना, इनके खिलाफ जंग लड़ना, यह सुपीरियर कल्चर है आपका। सबीन महमूद जैसी एक पढ़ी लिखी औरत को कराची की सड़कों पर दिन दिहाड़े गोली मार देना, यह सुपीरियर कल्चर है आपका। इमरान खान, जिसको वजीर आजम आपने खुद बनाया, जिसने क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को, जो कि आपका नेशनल आइकन था, उसको उठा करके जेल में डालना, उसकी बीवी को जेल में डालना, यह सुपीरियर कल्चर है आपका। जिस शख्स ने आपको न्यूक्लियर वेपन दिया, अब्दुल कदीर खान, उसको नजरबंद रखना पूरी जिंदगी, ये सुपीरियर कल्चर है आपका। डॉक्टर अब्दुल सलाम, इकलौता जीनियस जो पाकिस्तान की जमीन में पैदा हुआ, नोबेल प्राइज विनर, उसको पाकिस्तान में नहीं रहने देना, उसकी कब्र तोड़ना, उसकी कब्र पे ले जाकर के कालिख पोतना, ये सुपीरियर कल्चर है आपका। क्या है आपका सुपीरियर कल्चर? हजारों बंदों के सामने खड़े होकर के सीना चौड़ा करके झूठ बोलते हैं। अफगानिस्तान में मासूम बच्चों की लाशें गिराना ड्रोन हमलों में, चलते फिरते मुल्क को वहां पे सुसाइड बॉम्बिंग्स कराना, सुसाइड बॉम्बिंग में पैसे देना, सुसाइड बॉम्बिंग करने वालों को अपने यहाँ शेल्टर देना, ये सुपीरियर कल्चर है आपका। और मैं तो जो 1947-48 में आपने जो इंडियन कश्मीर में जो औरतों का रेप करवाया, आपकी जो फौज इरेगुलर बन के घुसी थी और लूट मार और जो बलात्कार का जो सिलसिला पूरे कश्मीर वैली में चलाया था, उसमें तो हम जा ही नहीं रहे, क्योंकि और बिल्कुल ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब आप गौरी, गजनवी और अब्दाली को अपना रोल मॉडल मानेंगे, उनके नाम पे अपनी मिसाइलें रखेंगे, उनके जैसे रेपिस्टों को और क्रिमिनल्स को, तो आपकी फौज भी रेपिस्टों और क्रिमिनल्स की ही फौज होगी। आपके मुल्क से फिर रेपिस्ट और क्रिमिनल्स ही निकलेंगे, जिनको कभी यूएई उठा के बाहर फेंकेगा, कभी कोई सऊदी अरेबिया उठा के बाहर फेंकेगा। हमने कभी डॉक्टर अब्दुल सलाम को तो हीरो बनने नहीं दिया ना अपनी कौम का। कोशिश करके देखिए, नहीं बनाएंगे, नहीं बना सकते, क्योंकि वो कादियानी है, अहमदी है। ये है आपका कल्चर, तो ये आपकी सुपीरियरिटी। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. कहते जी हम हिंदू से अलग हैं, हम टू नेशन हैं, हम दो कौमें हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारी डेस्टिनी अलग है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, हमारा सोचना अलग है, सब कुछ अलग है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस बात से मैं एग्री करता हूं कि जो हिंदू हैं इस रीजन में, गौरी, गजनवी, अब्दाली उनके हीरो नहीं है, आपके हीरो हैं। और वो किसी समझदार और पढ़े लिखे मुसलमान के भी हीरो नहीं हो सकते। कोई क्रिमिनल कभी भी किसी भी व्यक्ति का हीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गजनवी, गौरी और अब्दाली हीरो है तो फिर आपको आईसिस वालों को, दाइश वालों को भी हीरो मानना पड़ेगा, फिर आपको ओसामा बिन लादेन को भी हीरो मानना पड़ेगा, फिर आपको बगदादी को भी हीरो मानना पड़ेगा, फिर नूर वली महसूद को, तो आपको तो बिल्कुल नूर वली महसूद को अपना हीरो मान लेना चाहिए फिर, क्योंकि नूर वली महसूद तो 1/10 भी नहीं कर रहा आपके साथ जो उन्होंने किया था। और 5 जनरेशन के बाद अगर आप इसी रास्ते पर रहे तो नूर वली महसूद को हीरो बोलेंगे आपके होने वाले नाती पोते जो है। बिल्कुल सही है, हम एक कौम नहीं है। और टू नेशन थ्योरी और आपका जो ये एंटी हिंदू हेट्रेड है, कोई बात नहीं है। आपके मुल्क में भी हिंदू रहते हैं, लेकिन जो जनरल बाजवा का और इन लोग का जो असेसमेंट था ना कि यार ये आदमी फिट नहीं है, ये इमोशंस में और इन चीज़ों में आकर के तकरीरें करने में, ये क्या कहाँ पे क्या बोल जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो वो दिख रहा है, जिसके मुल्क में खुद हिंदू रहते हैं, वो अपने मुल्क के सिटीजन्स के बारे में ये सारी बातें कर रहा है, और वो आर्मी चीफ है। ये बातें क्यों कर रहे हैं ये भी बताएंगे हम आपको, क्योंकि नवंबर 2025 आने वाला है, 5-6 महीने रह गए हैं, तो अब एक्सटेंशन भी तो चाहिए ना। तो अब एक्सटेंशन के लिए पॉपुलैरिटी चाहिए, तो अब वो पॉपुलैरिटी कहाँ से आएगी? तो अब वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए अब ये तकरीरें शुरू हुई हैं, अब ये रुकने का नाम नहीं लेंगी। अब ये तकरीरें चलेंगी, समय समय पे स्टेटमेंट्स आएंगी और ऑपरेशंस लॉन्च होंगे। और शुक्रिया रहील शरीफ से जो सिलसिला शुरू हुआ था ना, वो अब फिर से शुरू होगा। ये उसलिए ये सारी बढ़के मारी जा रही हैं। कहते हैं अपने बच्चों को पाकिस्तान की स्टोरी जरूर सुनाएं। क्या है स्टोरी पाकिस्तान की? पाकिस्तान की स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ ब्लंडर्स, प्लंडर्स एंड सरेंडर्स। आपने प्लंडर किया है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कराची और बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को। ब्लंडर्स अपने इलेक्ट किए हुए, अपने ही खुद अपॉइंट किए हुए प्राइम मिनिस्टर्स को फांसियां दी हैं, उनको जेल में डाला है, उनको सुसाइड बॉम्बिंग में मरवाया है, उनको जिला वतन किया, उनको नाहल कराया है। ये आपके ब्लंडर्स हैं। और सरेंडर्स, 93,000 आपके जो फौजी हैं, उन्होंने जो सरेंडर किया था, वो तो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर है। उससे बड़ा तो सरेंडर ही कोई नहीं है। तो ये है आपकी स्टोरी। आप चाहते हैं कि ये स्टोरी ओवरसीज पाकिस्तानी अपने बच्चों को सुनाएं, तो बिल्कुल शौक से सुनाइए, लेकिन फिर पूरी कहानी सुनाएं। ये चाहते हैं ना कि सिर्फ फैब्रिकेटेड कहानी सुनाई जाए, जो हम पाकिस्तान स्टडीज में अपने पाकिस्तानियों को पढ़ाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपने बच्चों को वही तारीख पढ़ाएं। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाएं। अगर आप लोग अपने बच्चों को अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रख करके भी पाकिस्तानियों की तरह जाहिल रखना चाहते हैं, तो पढ़ाएं। इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। क्योंकि बच्चे अगर उतने ही जाहिल होंगे, तो जो वेस्ट का सिस्टम है, आप वेस्ट को बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट वेस्ट का जो सिस्टम है, आपको मानना पड़ेगा ना कि वो ऐसा तो है कि वो किसी भी तरह के इस तरह की गंदगी को अपने यहाँ रखते नहीं है। अगर आप वहाँ पे फिट नहीं हो रहे हैं, अगर आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप केपेबल नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, वो सिस्टम आपको उठा के बाहर फेंक देता है ऑटोमेटिकली। उस सिस्टम में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर अगर वो जाहिल बनाना चाहते हैं, बनाए, उस सिस्टम उनको बाहर कर देगा। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। कहते जी पहली रियासत बनी थी कलमे के नाम पे, रियासत तैयबा। उसके बाद ये बनी है रियासत जो 1300 साल ये बनी है कलमे की बुनियाद पे पाकिस्तान। रियासत तैयबा, रियासत मदीना एक ही बात है। एक ही शराब को
अलग अलग बोतल में सर्व करने की कोशिश की जा रही है। रियासत तैयबा इन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि रियासत मदीना बोलते तो फिर वो तो इमरान खान वाला रियासत मदीना हो जाता, क्योंकि वो भी तो रियासत मदीना ही बना रहा था ना। तो अब इनको इमरान खान को काउंटर करना है, तो इमरान खान को कहाँ से काउंटर करेंगे? सबसे बड़ा सपोर्ट बेस कहाँ है इमरान खान का? ओवरसीज। तो ओवरसीज का कन्वेंशन करो, वहां पे बात क्या करो, रियासत मदीना की ही करो जो इमरान खान करता था, लेकिन उसको रियासत तैयबा के उसको दूसरा नाम दे दो। उसको कहते जो कुरान में रियासत तैयबा ही है, ठीक है। तो वो एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, रियासत तैयबा भी नहीं है ना, तो ये आपकी जो रियासत पुदीना है ये भी नहीं रहेगी। रियासत पुदीना टर्म मैंने ही कॉइन किया था आज से तकरीबन 5-6 साल पहले। तो जब इमरान खान ने रियासत मदीना की बात की थी तो मैंने कहा था कि रियासत मदीना नहीं है, ये रियासत पुदीना है। तो ये जो रियासत पुदीना है आपकी, ये कभी रियासत मदीना नहीं बन सकती, क्योंकि रियासत मदीना बनाने के लिए आपको प्रॉफेट मोहम्मद बनना पड़ेगा। आप अपने आप को खुद को अल्लाह से तो कंपेयर कर चुके हैं। अब अगर आप ये गुस्ताखी करना चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रॉफेट मोहम्मद से कंपेयर करें, करिए, शौक से करिए। फिर हम भी फतवे लेंगे जा करके फिर किसी मौलवी से कि भाई रियासत मदीना अगर ये बना रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम ये रियासत तैयबा हम बना रहे हैं, प्रॉफिट के अलावा तो कोई नहीं बना सकता। तो अगर ये बना रहे हैं तो ये कितना इस्लामिक और गैर इस्लामिक है, और इसके ऊपर क्या कोई फतवा इशू हो सकता है? हम उसके बारे में रिलीजियस ओपिनियन भी लेंगे। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall, and for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. और कहते हैं जी ये लिटिल बिट ऑफ टेररिज्म है, और ये हमारा जो है कि दे कैन नॉट टेक अवे द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान। लिटिल बिट ऑफ टेररिज्म, लिटिल बिट ऑफ टेररिज्म। 3000 कैजुअलिटीज महीने की जिस मुल्क में हो रही हैं, फौजियों की और इनकी, ये कह रहे हैं जी लिटिल बिट ऑफ टेररिज्म। कहते ये 1500 ये सारे बीएलए वाले हैं। बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, बलूचिस्तान हमारी डेस्टिनी है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। यार अगर कुछ नहीं कर सकते और 1500 हैं तो ये किसका रिपोर्ट कार्ड है? ये किसकी नाहली का, किसकी बुजदिली का रिपोर्ट कार्ड है कि यार 1500 बंदे आपसे पिछले 75-78 साल से आपसे डील नहीं हो रहे। बलूचिस्तान में पिछले 78 साल से इंसर्जेंसी चल रही है और 1500 बंदे हैं, और तुम्हारी 7 लाख की फौज वो 1500 बंदे नहीं मार पा रही, तो किसका रिपोर्ट कार्ड है ये? शर्म से डूब मरना चाहिए। अब बातें करते हैं कि जी 1.3 मिलियन की इंडियन आर्मी हमको कुछ नहीं कर पाई। 1.3 मिलियन की जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने तुम्हारी तो सलवारें उतार दी थी ईस्ट पाकिस्तान में। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है नेशनल असेंबली में, सुने जा करके क्या बोला था उसने 1971 के बारे में। हमारा डिफेंस मिनिस्टर है वो, उसने क्या बोला था कि जी कारगिल में मुंह काला कराया, 71 में मुंह काला कराया, कहे हमने अपना पेट काट के इनको जो है पैसे दिए, हमने अपना पेट काट करके इनको असलहे दिए, हमने अपना पेट काट करके इनको वर्दियां दी। रिपोर्ट क्या है इनका? 65 में हार, 71 में हार, आधा मुल्क चला गया। कारगिल में देख लीजिए, कारगिल में भी वही हाल इनका, अपनी डेड बॉडीज तक ओन नहीं की इन्होंने। कारगिल में हमको आकर के इनको डिफेंड करना पड़ा, प्रोटेक्ट करना पड़ा। ये ओपिनियन है आपके अपने मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर्स का और इनका आपके बारे में, और ये उन रिपोर्ट कार्ड है इंडियन आर्मी का। सारे जतन कर लिया, अमेरिका से लेके चीन तक की सबकी गोद में बैठ के देख चुके, सबसे मॉडर्न वेपन्स लेके देख चुके, F-16 से लेकर के पेटेंट टैंक्स तक। इंडियन आर्मी कुड नॉट इंटिमिडेट अस। इंडियन आर्मी को इंटिमिडेट करने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी का एक सिंगल कमांड जो है ना, वो काफी है पूरे पाकिस्तान के लिए। और इंडियन आर्मी ने क्या किया है क्या नहीं किया, अगर ये जानना हो ना, तो एक बार, अब तो
आ गई है गवर्नमेंट ना मोहम्मद यूनिस की, फ्लाइट की टिकट ले और ढाका म्यूजियम चले जाएं। ढाका म्यूजियम में रकम है दास्तान इंडियन आर्मी ने जो किया है तुम्हारे साथ, और आपकी अपनी फौज ने क्या किया था अपने बंगालियों के साथ, उसकी भी दास्तान सारी रकम है वहां पे। और वही बात जो ये भी ब्रिगेडियर थे, तो इनके बारे में जो उनकी मेंटल स्टेट के बारे में जो असेसमेंट था, वही बात इसने कल फिर बोली परसों, कि जो भी फौज के खिलाफ बोलता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ले आपके मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything has been done as per the constitution, is a hard state. और गद्दारी की सजा तो मौत है। घुमा फिरा के वही बात बोली है जो उसने एज ब्रिगेडियर बोली थी, कि जो भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोले उसको मार दो। ये सोशल मीडिया का मैं कह रहा था, आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें पढ़ लें, उसको उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। जी सोशल मीडिया बहुत गलत है। सोशल मीडिया में जो है, कुरान में तो लिखा है कि पहले तहकीक करो, कहीं तुम्हारे किसी की सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ। और सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। तो कहते हैं जी अच्छा, तो ये ISPR क्या फेनोमेना है फिर? ये लेफ्टिनेंट जनरल आपके अपने खुद के हमनाम आसिम सलीम बाजवा कौन थे? वो जनरल आसिफ गफूर कौन था जिसने ये पूरा का पूरा नेटवर्क बनाया है जो आज आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपके अपने खुद के ऊपर फायरिंग कर रहा है सोशल मीडिया पे? ये बनाए हुए किसके, पैदा करदा किसके हैं? और उसी आसिफ गफूर के बनाए हुए लोग हैं ना। तब DG ISPR थे। उनको पैसे देना, इनको फंड करना, इनको इंस्टीट्यूशनल नॉलेज देना, इनको कैमरे बांटे, इनको लैपटॉप बांटे कि जी फायर करो नवाज शरीफ और इंडिया के ऊपर और डिफेंसिव ऑफेंस के ऊपर और हमारे से लाइक माइंडेड लोगों के ऊपर। तो आज जब तुम्हारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं तो भाई तहकीक करो। अब कुरान याद आ रहा है, आप हदीसें कोट कर रहे हैं, तो जाकर के पहले आसिम सलीम बाजवा को पकड़े ना, उसको सजा दें, उसको टांगे, पहले आसिफ गफूर को टांगे। ये भी आपका ही पैदा करता है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. We have fought 3 wars for Kashmir. और लास्ट में 2 बातें फालतू की, आपको पता ही है कि ये कश्मीर जगुलर वेन है। अगर कश्मीर जगुलर वेन है तो तुम जिंदा कैसे हो यार? बिकॉज कश्मीर तो इंडिया के पास है। बिना जगुलर वेन के कैसे जिंदा हो तुम? बिना शहर के कोई कैसे जिंदा रह सकता है? तो बट ये भी एक अलग फ्रॉड है, जैसे अलग 10 और फ्रॉड पूरे पाकिस्तान में चलाए हुए हैं, वैसे एक फ्रॉड ये भी है। और पाकिस्तान राइज करने नहीं वाला, पाकिस्तान राइज कर चुका है। अब ये है कि यार कितना जल्दी हम इसको कर सकते हैं। ये क्या है राइज पाकिस्तान का? अभी 1 महीने पहले जो है तुम्हारे यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस नाम की पूरी ट्रेन 3-4 दिन तक बलोचों ने हाईजैक करके रखी हुई थी। TTP जो है वो साउथ पंजाब तौसा शरीफ तक आ चुकी है। सिंध के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट ठीक है, ये सारे के सारे जतन मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। ये सारे के सारे जो ये सारी बातें की जा रही हैं, ये शुरुआत है, भी चलेगी, नवंबर तक चलेगी, जब तक इस इंसान को एक्सटेंशन नहीं मिल जाता। तो ये सारा एक्सटेंशन के लिए अब सारा बवाल खड़ा किया गया है, सारा बखेड़ा। अब वो इमेज बिल्डिंग की जा रही है कि पाकिस्तान की अब एक ही होप है, वो जनरल आसिम मुनीर। अगर आसिम मुनीर नहीं रहा तो अब पाकिस्तान ग्रो नहीं करेगा। वो देखो मिनरल्स की भी कॉन्फ्रेंस करा रहा है, पाकिस्तान तो ग्रो करने भी लग गया है। ओवरसीज की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, वो माहौल बनने शुरू हो गए। 2-4 महीने 5 महीने में जैसे ही एक बार एक्सटेंशन कंफर्म हो गया तो फिर आप देखेंगे फिर पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे। ये सारा की सारा एक्सरसाइज जो है वो एक्सटेंशन के लिए हो रही है। मुझे याद है मेरी और तिलक देवाशर सर की एक पॉडकास्ट हो रहा था, आज से 2 साल पहले की बात है, जब ये नया आर्मी चीफ बना था। मतलब मेरे ख्याल से कुछ 6-7 महीने हुए थे। तो मैंने कहा कि सर ये बाजवा भी था या उससे पहले के भी जो आर्मी चीफ थे, वो मीडिया वालों से मतलब बिहाइंड द सीन तो मिलते ही थे,
मैंने कहा सर ये किसी से मिलता ही नहीं आदमी, कुछ बात ही नहीं करता, कुछ खबर नहीं लग रही कुछ, क्योंकि पहले ऑन द रिकॉर्ड नहीं लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तो जर्नलिस्ट से मिलते ही थे, तो पता चलता था कि हाँ जी ये 2-4 जर्नलिस्ट गए हैं मिलने, तो क्या बात हुई क्या नहीं हुई, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, ये सारी चीज़ें होती थी। मैंने कहा ये तो बोल ही नहीं रहा, कुछ मीडिया में भी कुछ नहीं बोलता, कोई खबरें भी नहीं वो कराता। तो तिलक सर ने एक बहुत अच्छी बात मेरे को बोली थी, कहते हैं कि रुक जाओ, एक्सटेंशन का टाइम आने, तो जब एक्सटेंशन का टाइम आएगा तब देखना, अभी आधा टर्म बीत जाने तो 1.5 साल बीत जाने तो 1.5 साल के बाद देखेंगे कि कितना बोलता है और कितना चुप रहता है। तो आई मीन ही कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बेटर देन एजुकेशन, तो हिज एक्सपीरियंस टर्न्ड आउट टू बी रियली प्रोफेटिक आई मस्ट से। तो आपसे भी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ये चैनल अब लिटरली आपके ही सपोर्ट पे चल रहा है, और आपको हम ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस देते रहेंगे। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।